मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकली एडवर्टाइजमेंट 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन, यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन और यूपीपीजीटी एजुकेशन की लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न, DMAIC 6 सिग्मा विधि का संक्षिप्त नामकरण किसके लिए है? ए ऑप्शन योजना, मापन, आकलन, एकीकृत और नियंत्रण। ऑप्शन बी परिभाषित, मापन, विश्लेषण, सुधार और नियंत्रण। ऑप्शन सी प्रदर्शन, मापन, सकल, लागू, संबद्ध। डी ऑप्शन परिभाषित, मिलान, धारणा, सुधार और संचार। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी परिभाषित करना, इसके बाद मापना, फिर विश्लेषण करना, विश्लेषण के बाद सुधार करना और नियंत्रण करना। यह एक डेटा चालित गुणवत्ता रणनीति है जिसका उपयोग प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अब डीमैक को पूरी तरह समझते हैं। सबसे पहले इसमें होता है डिफ़ाइन करने के बाद मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद यदि ज़रूरत होती है तो मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं तो रीडिज़ाइन करना पड़ता है और रीडिज़ाइन करके फिर हम इसको मेजर करते हैं। अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती तो हम एनालिसिस के बाद इम्प्रूव करते हैं और फिर कंट्रोल कर देते हैं। इसलिए डीमैक में 5 अक्षर ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 6वां अक्षर मॉडिफाई और रीडिज़ाइन भी सम्मिलित है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मॉडिफाई और रीडिज़ाइन होगा, और अगर ज़रूरत नहीं होगी तो इसका प्रयोग नहीं होगा, सीधा इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल 5 ही चीज़ें रहेंगी। आज का दूसरा प्रश्न, व्यवहार परक उद्देश्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन व्यवहार की स्वीकार्यता के मापदंड, परिस्थितियां जिनमें व्यवहार होंगे और व्यवहार। ऑप्शन बी व्यवहार स्वीकार्यता के मापदंड, परिस्थितियों जिनमें व्यवहार होंगे। सी ऑप्शन व्यवहार की परिस्थिति, व्यवहार और स्वीकार्यता के मापदंड। डी ऑप्शन विनिर्दिष्ट व्यवहार, ऐसी परिस्थितियां जिनमें व्यवहार घटित होंगे और व्यवहार की स्वीकार्यता के मापदंड। तो इसका सही उत्तर है डी, सबसे पहले विनिर्दिष्ट व्यवहार होगी, इसके पास ऐसी परिस्थितियां जिनमें व्यवहार घटित होंगे और उसके बाद व्यवहार की स्वीकार्यता के मापदंड होंगे। क्योंकि किसी भी व्यवहार के घटित होने के लिए वातावरणीय परिस्थितियों का उपलब्ध होना आवश्यक है। उन परिस्थितियों के अनुरूप घटित हुआ व्यवहार तभी स्वीकार माना जाएगा जब वह उपयुक्त मापदंड के अनुरूप घटा हुआ होगा। आज का तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसका मुख्य उद्देश्य शोध में प्रमुख रूप से सिद्धांत निर्माण की सामान्यीकरण से है? ए ऑप्शन घटना की वास्तविकता की व्यक्तिकरण, व्यक्तिपरक रूपरेखा। बी ऑप्शन सहभागी अवलोकन दृष्टिकोण पर आधारित। सी ऑप्शन प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के साथ सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर। डी ऑप्शन प्रयोगात्मक में नियंत्रण एवं चरों का हेरफेर। तो इसका सही उत्तर है डी, प्रयोगात्मक जो रिसर्च होती है उसमें नियंत्रण और चरों का हेरफेर से ही हम सिद्धांत निर्माण करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सिद्धांत निर्माण के सामान्यीकरण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प प्रयोगात्मक शोध में चरों के नियंत्रण और चरों का हेरफेर है। इसके द्वारा किया गया शोध का सामान्यीकरण किया जा सकता है। आज का चौथा प्रश्न, प्रक्रिया के सतत चक्र की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही क्रम है?
ए ऑप्शन कार्य करना, जांच, कार्रवाई और योजना। बी ऑप्शन जांच करना, कार्य करना, कार्रवाई और योजना। सी ऑप्शन योजना, कार्य करना, जांच और कार्रवाई। डी ऑप्शन कार्रवाई, जांच, कार्य करना और योजना बनाना। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी। सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, तभी उस योजना के अनुरूप कार्य करेंगे, कार्य के बाद जांच करेंगे और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रक्रिया के सतत चक्र की दृष्टि से योजना, कार्य करना, जांच, कार्रवाई का सही क्रम है, जिसमें डेमिंग साइकिल या डेमिंग व्हील कहते हैं, जो PDCA यानी प्लान, डू, चेक एंड एक्शन नाम से प्रक्रिया सुधार के सतत चक्र के रूप में प्रचलित है। इसे फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सेवर्ट डेमिंग ने निर्मित किया था। यानी सेवर्ट डेमिंग थे, उनको फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने इसको निर्मित किया था, प्लान, डू, चेक एंड एक्शन, जो एक पुनरावृत्त 4 चरण प्रबंधन विधि है। इसका प्रयोग प्रक्रियाओं और उत्पाद के नियंत्रण और नियमित सुधार के लिए व्यापार और शिक्षा में किया जाता है। आज का 5वां प्रश्न, सेट फर्स्ट में दिए गए रचनावादी उपागम के प्रतिपादकों के नाम को सेट सेकंड में ज्ञान निर्मित की संतुलित प्रक्रियाओं से सुमेलित करना है। यानी कौन सी सबसे पहले प्रतिपादकों के नाम है और प्रतिपादकों ने कौन कौन सी प्रक्रियाएं दी हैं, उनके सेकंड सेट में है। तो फर्स्ट सेट में देखते हैं क्या क्या दिया है। कैपिटल ए जीन पियाजे, कैपिटल बी जेरोम ब्रूनर, कैपिटल सी डेविड ऑसवेल, कैपिटल डी लेव वाइगोत्स्की। सेट सेकंड में है फर्स्ट संक्रियण, अनुरक्षण और दिशा आधारित अन्वेषणात्मक अधिगम उपागम। सेकंड में है अग्रिम संगठन, व्याख्यात्मक संगठन और तुलनात्मक संगठन पर आधारित अधिगमकर्ता का उपागम। थर्ड है समकक्षी समूह आधारित अंतःक्रियात्मक और सामाजिक अधिगम उपागम। चौथा है आत्मसातीकरण, समंजन, अनुकूलन आधारित संज्ञानात्मक उपागम। अब नीचे दिए गए विकल्पों में आपको इसको सम्मिलित करना है। ये ऑप्शन है 4 1 2 3, बी ऑप्शन है 3 4 1 2, सी ऑप्शन है 2 3 4 1, डी ऑप्शन है 4 2 3 1, सॉरी 1 2 3 4, ये डी ऑप्शन है। तो आपको सही सम्मिलित करना है। तो इसका सही सम्मिलन है जीन पियाजे ने क्या दिया है। तो जीन पियाजे ने जो आत्मसातीकरण, समंजन, अनुकूलन आधारित संज्ञानात्मक उपक्रम दिया है, तो ए के साथ चौथा देखेंगे तो ये केवल ए ऑप्शन में है। इसके बाद देखते हैं संकीर्ण, अनुरक्षण एवं दिशा आधारित अन्वेषण, ये किसने दिया है। तो ये दिया है जोरम ब्रूनर ने। तो बी के साथ पहला, सी के साथ ऑसवेल ने क्या दिया है। तो ये दिया है अग्रिम संगठन, व्याख्यात्मक संगठन और तुलनात्मक संगठन पर आधारित अधिगमकर्ता का उपागम। और वाइगोत्स्की ने दिया है समकक्षी समूह आधारित अंतःक्रियात्मक और सामाजिक अधिगम उपागम। जहाँ भी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें आ जाएंगी वो वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ए जीन पियाजे का हो गया। तो ए के साथ चौथा, बी के साथ पहला, सी के साथ सेकंड और डी के साथ थर्ड। आज का 6वां प्रश्न, वह कौन सी अवधारणा है जो प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। कैपिटल ए चरों का सतत होना, कैपिटल बी चरों का मापन नामित एवं गुणात्मक मापन के आधार पर होना,
कैपिटल सी आंकड़ों का समान वितरण, ऑप्शन कैपिटल डी प्रसरण का सामान्य वितरण। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए ऑप्शन है बी सी डी सही है, बी ऑप्शन है ए सी डी सही है, सी ऑप्शन है ए बी डी सही है, डी ऑप्शन है ए बी और सी सही है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो जो चरों का जो मापन है वो यहाँ पर प्राचालिक सांख्यिकी में नामित और गुणात्मक के आधार पर नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, इंटरवल स्केल का मापन चाहिए होगा। तो जिसमें भी बी नहीं होगा वही सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें दिया ए सी और डी सही है। चरों का सतत होना, आंकड़ों का सामान्य वितरण और प्रसरण का सामान्य वितरण, ये विशेषताएं जिसमें होगी वहाँ पर ही हम प्राचालिक सांख्यिकी का उपयोग कर पाएंगे। आज का 7वां प्रश्न, एक आभासी कक्षा क्या होता है? ऑप्शन ए शिक्षक के नेतृत्व में कक्षा के वातावरण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी। ऑप्शन बी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यूट्यूब ट्यूटोरियल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी वेबनापर्स के द्वारा ऑनलाइन अधिगम वातावरण बढ़ता है। और डी ऑप्शन सीधा प्रसारण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी, जहाँ पर अधिगम ऑनलाइन माध्यम से हो रहा हो। कक्षाएं परंपरागत की तरह ही हों लेकिन वर्चुअल मोड में हों। एक आभासी कक्षा वर्चुअल क्लासरूम को एक डिजिटल वातावरण के रूप में जाना जाता है जो सीखने की प्रक्रिया के विकास को सक्षम बनाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी छात्र को अध्ययन सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है और बदले में शिक्षक और छात्रों के साथ बातचीत करता है। इंटरनेट के प्रयोग द्वारा ही अधिगम वातावरण को समृद्ध बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वेबनापर्स के द्वारा ऑनलाइन अधिगम वातावरण। आज का 8वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन अभिकथन ए के रूप में अंकित है, दूसरा कारण आर के रूप में अंकित है। तो अभिकथन ए क्या है देखते हैं। विभिन्न स्तरों पर सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को एक साथ लाने के लिए सजग प्रयास किए जा रहे हैं जो स्तर विशेष और कार्यक्रम विशेष ज्ञान आधार के विभिन्न प्रकारों का संकेतक है। इसका तर्क दिया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। एनसीटी ने सांविधिक स्थिति प्राप्त कर ली है और अध्यापक शिक्षा पर एक वैचारिक दस्तावेज निकाला है। उपरोक्त दोनों कथन के आलोक में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को देखें तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ए में जो हो रहा है उसका एनसीटी की जो संवैधानिक स्थिति है, एनसीटी एक्ट 1993 है, उसका पारित होने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए स्पष्टीकरण बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। एनसीटी ने एक संवैधानिक स्थिति प्राप्त कर ली है एनसीटी एक्ट 1993 के द्वारा और कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। आज का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम द्वारा भारत में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के विकास का सही क्रम प्रतिबिंबित होता है? ए ऑप्शन श्रव्य साधन, फिर दृश्य साधन, फिर श्रव्य दृश्य साधन, फिर आईसीटी समर्पित साधन। बी ऑप्शन है आईसीटी समर्पित साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, फिर दृश्य साधन,
सी ऑप्शन है दृश्य साधन पहले, फिर श्रव्य दृश्य साधन, फिर श्रव्य साधन, फिर आईसीटी समर्थित साधन। डी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, आईसीटी समर्थित साधन। तो भारत में अगर क्रम को देखें तो सबसे पहले श्रव्य साधनों का प्रयोग हुआ, इसके बाद फिर दृश्य साधनों का प्रयोग हुआ, फिर दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग हुआ, इसके बाद आईसीटी आधारित या आईसीटी समर्थित साधनों का प्रयोग हुआ। क्योंकि भारत में सबसे पहले लेक्चर के माध्यम से ही शिक्षक छात्र को समझाता था, इसके बाद श्यामपट्ट का प्रयोग होने लगा, दृश्य साधन आने लगे, इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग हुआ, और जब ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग होने लगा उसके बाद ही आईसीटी समर्थित साधनों का प्रयोग हुआ। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, आईसीटी समर्थित साधन। आज का 10वां प्रश्न, अध्यापक शिक्षा में बल दिए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शब्द विमर्शक अध्यापन शैली का भाग बनेगी? कैपिटल ए कार्यप्रणाली, कार्य और सुधार, कैपिटल बी अभिकल्प, परिधान और मूल्यांकन करना, कैपिटल सी भाग लेना, अन्वेषण और मूल्यांकन करना, कैपिटल डी समझना, स्पष्ट करना और सविस्तार प्रतिपादन, कैपिटल ई प्रशंसा करना, प्रेरित करना और प्रभावित करना। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है ए और बी सही है, बी ऑप्शन है सी और डी सही है, सी ऑप्शन है डी और ई सही है, डी ऑप्शन है बी और सी सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, सी और डी सही है। क्योंकि विमर्शक शैली में शिक्षण मुख्यतः समस्या केंद्रित होता है। इसमें छात्र कार्य करने के स्थान पर विषय की ओर एक मौलिक, तार्किक तथा समीक्षात्मक प्रविधि का अनुसरण करता है और समझी हुई पाठ्यवस्तु पर गहनता और गंभीरता से मनन चिंतन करते हैं। अतः अध्यापक शिक्षा में बल दिए जाने में भाग लेना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, समझना, स्पष्ट करना और सविस्तार प्रतिपादन करना क्रिया शब्द विमर्शक अध्यापन शैली में का जो है वो भाग बनेगी, इसका प्रतिनिधित्व करेगी। यानी जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हो रही होंगी, भाग ले रहे होंगे छात्र, खोज कर रहे होंगे, अन्वेषण कर रहे होंगे, मूल्यांकन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, स्पष्ट कर रहे होंगे और जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको और अधिक विस्तार पूर्वक प्रतिपादन कर रहे होंगे, ये सारी शैलियाँ विमर्शक अध्यापन शैली की प्रतिनिधित्व करेंगी, उनका भाग बनेंगी। आज का 11वां प्रश्न, SCERT का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए 4 वर्षीय अवधि वाले समेकित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना तथा उनका विकास, बी ऑप्शन शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता का निर्माण, सी ऑप्शन शिक्षक शिक्षा संस्थानों का प्रत्ययन और उनकी निगरानी, डी ऑप्शन पाठचर्या पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है डी, पाठचर्या पाठ्यक्रमों का पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। ये स्टेट लेवल पर अपनी अपनी स्टेट में काम करते हैं। क्योंकि जो 4 वर्षीय अवधि वाले समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की अभिकल्पना और विकास NCTE का कार्य है। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता का निर्माण, ये भी NCTE का कार्य है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों का प्रत्ययन और उनकी निगरानी, ये NAC और NCTE के मिलकर संयुक्त कार्य हैं। NAC मुख्य रूप से इनकी निगरानी करता है, NAC करता है। अब SCERT के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रारंभिक एवं उच्च प्रारंभिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों शिक्षक संदर्भ का एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास करना, इसके बाद शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना, इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों का क्षमता संवर्धन करना, इसके साथ ही पाठ्यक्रम का विकास एवं पुस्तकों का संशोधन करना SCERT के कार्य हैं जो अपने अपने प्रदेशों में करते हैं। आज का
12वां प्रश्न, एक पाठ्यक्रम अभिकल्पना के माध्यम से विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संशोधित या संबोधित करने के लिए निम्नलिखित आधारों में से किस पर ध्यान एवं महत्व देना चाहिए? कैपिटल ए, शिक्षार्थियों की विकासात्मक अवस्था। कैपिटल बी, शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। कैपिटल सी, प्रमुख जातिगत संरचना जिसमें शिक्षार्थी संबद्ध हैं। कैपिटल डी, शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता। कैपिटल ई, शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषताएं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है ए, बी और ई सही है। बी ऑप्शन है बी, सी, डी सही है। सी ऑप्शन है बी, सी और ई सही है। डी ऑप्शन है सी, डी और ई सही है। तो जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे वो एक समावेशी शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा, इसीलिए इसमें जातिगत संरचना शामिल नहीं हो सकती। अब आप इसी को अगर देखेंगे तो सी 3 ऑप्शन में दिख रहा है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, अतः ये तीनों नहीं होंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और ई सही है, क्योंकि पाठ्यक्रम की अभिरचना के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए जो आधार जिन पर ध्यान देना चाहिए वो हैं शिक्षार्थी की विकासात्मक अवस्था, शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक विशिष्टताएं। आज का 13वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन अभिकथन ए के रूप में अंकित है और दूसरा कारण आर के रूप में अंकित है। अब कथन ए है, बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आंकड़ा है। बिल्कुल सही है। तर्क आर दिया है, किसी शैक्षणिक प्रशासक के हाथों में बजट पिछले प्रदर्शन का एक दस्तावेज, वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार और भविष्य की योजनाओं का संक्षेप है। उपरोक्त दोनों कथनों के आरोप में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। तो यदि दोनों चीज़ों को देखें तो हम देखते हैं कि दोनों ही सही है, और अगर देखा जाए तो ये वास्तव में सही व्याख्या भी है, क्योंकि यदि आपको पुराने आय व्यय का ब्यौरा आपके पास है तो ये पिछले वर्ष का प्रदर्शन भी इसमें शामिल होगा और वर्तमान और भविष्य की योजनाओं को आप किस तरह से बना सकते हैं इसका भी विवरण होगा। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है। ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आज का 14वां प्रश्न, कोई शिक्षक कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं कराना चाहती है जो संतोषजनक रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सुधारात्मक कक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं का चयन हेतु वह किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा? ए ऑप्शन संकलनात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन नैदानिक मूल्यांकन, सी ऑप्शन पोर्टफोलियो आकलन, डी ऑप्शन प्रवीणता आधारित मूल्यांकन। तो अब आप देखेंगे कि वो सुधार करना चाहता है, यानी सुधार के लिए मूल्यांकन करना चाहता है। अब किस छात्र को इसकी ज़रूरत है, किस छात्र को नहीं है, इसके लिए उसको निदान करना पड़ेगा, यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होगी। तो इसका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन। कोई शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों का सुधारात्मक कक्षाएं करना चाहता है जो संतोषजनक रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे नैदानिक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, क्षमता, व्यतिक्रम या व्याधि के स्वरूप की ठीक पहचान नैदानिक परीक्षण कहलाती है। मनोविज्ञान में इसका निर्धारण सामान्य शिक्षा, व्यक्तित्व मूल्यांकन एवं मनोरोग की विशेष अवस्थाओं की दृष्टि से किया गया है। इसमें छात्र की किसी विषय अथवा पाठ संबंधी खास कमजोरी ढूंढ निकाली जाती है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, एक शिक्षक प्रशिक्षक छात्र छात्राओं की कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए निम्नलिखित रूप से तत्काल टिप्पणियां चाहता है या करता है। नहीं, बल्कि आपको इसे इस रूप में करना चाहिए। यह किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन नकारात्मक प्रतिपुष्टि, बी ऑप्शन सुधारात्मक प्रतिपुष्टि, सी ऑप्शन सकारात्मक प्रतिपुष्टि, डी ऑप्शन मूल्यांक परक प्रतिपुष्टि। तो इसका जो फीडबैक है वो किस प्रकार का है? तो उसने कहा नहीं,
नहीं अकेला कहता तो ये नकारात्मक फीडबैक हो जाता। लेकिन इसके साथ उसने कहा है बल्कि आपको इसे इस रूप में करना चाहिए, यानी उसमें उसको सुधार करवा रहा है। तो ये एक तरह का सुधारात्मक प्रतिपुष्टि है, उसमें सुधार करने के लिए कह रहा है। ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है और सुधारात्मक भी है। सुधारात्मक ज़्यादा है, या सकारात्मक तब होती जब वो कहता सही, अगर वो सही बताता तो सकारात्मक हो जाती। क्योंकि उसने नहीं के साथ साथ इसको किस तरह से सही करना है तो ये सुधारात्मक में आ जाएगा, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह का ये है, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिया गया है। इसलिए बी ऑप्शन सुधारात्मक प्रतिपुष्टि सही होगा। यदि कोई शिक्षक प्रशिक्षक छात्र छात्राओं को कक्षा व्यवहार के लिए टिप्पणी करता नहीं, बल्कि आपको इसे इस रूप में करना चाहिए, तो यह सुधारात्मक प्रतिपुष्टि है, क्योंकि इसमें छात्र को सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।